हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सेल देखिए क्या होता है। दुनिया में कोई भी जिंदा चीज है, मतलब कोई भी जिंदा चीज है, अगर वो जिंदा चीज है तो उसके अंदर सेल होगा। ठीक है, वो सेल से ही मिलके बना होगा, अरबों खरबों सेल से। हो सकता है कोई ऐसी चीज भी हो जो सिंगल सेल से मिलके बनी हो, कुछ ही ऐसी चीजें पाई जाती हैं दुनिया के अंदर वैसे तो। पर अल्टीमेटली हर चीज सेल से मिलकर बनी हुई है। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका फंक्शन क्या क्या होता है, बस सिर्फ इतना जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है इन्होंने कि हर चीज का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जिंदा चीज का बिल्डिंग ब्लॉक सेल। ठीक है, और सेल वैसे किस चीज का बनता है? सेल जो है अपने छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं सेल के, जिनको बोलते हैं ऑर्गेनेलीज। और वो सारी चीजें किस चीज से बनती हैं? और छोटे छोटे पार्टिकल से, और छोटे छोटे उनके भी होते हैं पार्ट्स, है ना, केमिकल्स होते हैं छोटे छोटे से। अब वो सारी चीजें भी किस चीज से बनती हैं? अल्टीमेटली हर चीज दुनिया के अंदर, मतलब हर चीज, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, सब चीज एटम से ही मिला है, अल्टीमेटली मिलके बना है। ठीक है, तो फिलहाल जो है यहाँ पे बोल रहे हैं सेल डिस्कवरी। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर कर लिया था। बोल दिया था कि सेल नाम की एक छोटी चीजें होती हैं। इसने 32 सी चीजें रखी थी। ठीक है, 32 लकड़ी रखी थी, एक लकड़ी का टुकड़ा, उसको जो है माइक्रोस्कोप से देखा था बिल्कुल। तो उन्होंने देखा कि बहुत ही बारीकी से जब उन्होंने गौर किया ना माइक्रोस्कोप से, तो देखा कि छोटे छोटे पैटर्न दिख रहे हैं, गोल गोल से पार्ट्स, है ना, वैसा हनी कॉम्ब की तरह एक स्ट्रक्चर दिखा था उन्हें। तो उन्हें समझ में आ गया कि अच्छा, इन छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बना हुआ है पूरा कॉर्क। और कॉर्क बना है तो हर लिविंग थिंग भी इसी चीज से बनी होगी, ऐसा उन्होंने अंदाजा लगा लिया। तो माइक्रोस्कोप क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम बहुत ही बारीक चीजों को भी देख लेते हैं जूम करके। अब बोल रहे हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या था? उसके काफी टाइम बाद, है ना, लगभग मतलब काफी टाइम बाद ना, उसके कई सौ साल बाद क्या हुआ, सेल थ्योरी दी गई। किन सारे साइंटिस्ट ने दी? जर्मन साइंटिस्ट ने दी। साइंटिस्ट को क्या बोलते हैं? जो बायोलॉजी पे रिसर्च करते हैं उनको बोलते हैं बायोलॉजिस्ट। वो साइंटिस्ट जो कि बायोलॉजी पे रिसर्च करते हैं। तो जैसे ये नाम दे रखे हैं, कुछ 3 नाम है, इन सब ने मिलके कुछ चीजें बताई हमें सेल के बारे में। क्या बोला कि हर जिंदा चीज बनी है सेल से मिलके। और जो है सेल जो है सिमिलर होते हैं, आमतौर पे सिमिलर होते हैं काफी हद तक। उनमें कुछ कुछ डिफरेंशिएशन भी होती है, मतलब सेल में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, पर ज्यादातर सारे एक जैसे ही लगते हैं। अब बोल रहे हैं कि सेल जो है ना, वो डिवाइड हो जाता है। मतलब सेल जो है, एक सेल टूट के 2 सेल बन जाते हैं, 2 सेल 3 सेल बन जाते हैं, वो मतलब रिप्रोड्यूस करते रहते हैं अपने आप को। और बोल रहे हैं, और सेल से ही पता लगता है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह का होने वाला है, उसमें कौन कौन से फीचर्स होने वाले हैं, दिखने में कैसा रहेगा, खड़ा होएगा कैसे, चलेगा कैसे, मतलब उसके सारे फीचर्स क्या डिफाइन करेगा कि उसका सेल डिफाइन करेगा कि किस तरह का वो स्ट्रक्चर मतलब वो रहने वाला है वो ऑर्गेनिज्म। जैसे हम कैसे हैं, ये चीज कौन डिफाइन करता है? हमारे अंदर के सेल डिफाइन करते हैं। तभी हमारे स्किन का कलर ऐसा होता है, तभी हमारी आंखें इतनी बड़ी हैं। तो वो उसी से ही डिपेंड करता है कि हमारे हेयर कितने लंबे रहने वाले हैं, फिर हाथ पैर कितने लंबे होंगे। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है ओवरऑल। ठीक है, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं। आगे देखिए, द वे एन ऑर्गेनिज्म फंक्शंस डिपेंड्स ऑन द वे द सेल वर्क्स। कि हमारा ऑर्गेनिज्म जो है, या कोई भी ऑर्गेनिज्म दुनिया के अंदर, वो क्या क्या फंक्शन कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि उनका सेल क्या क्या काम कर सकता है उस चीज पे। अब देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं कुछ कि एक सिंगल सेल से ही पूरी चीज वो जिंदा है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, कुछ तरह के, वो सिर्फ एक सिंगल सेल से ही जिंदा रह सकते हैं, उन्हें बहुत सारे सेल की जरूरत नहीं थी। पर ज्यादातर दुनिया में चीजें पाई जाती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे आपकी बॉडी में एक सेल थोड़ी है, अरबों खरबों बिलियंस ऑफ बिलियंस छोटे छोटे सेल्स हैं, उनसे मिलकर हम पूरे बने हुए हैं। ठीक है, तो ज्यादातर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, इसमें अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं जिनके अलग अलग तरह के काम होते हैं। जैसे ये देखिए, ये अलग अलग तरह के चीजें हैं। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिजम्स हैं जो मल्टी सेलुलर है, हाइड्रा भी है और भी बहुत सारे हैं। अब बोल रहे हैं कि सबसे छोटी इकाई जो है किसी भी जिंदा चीज की, वो होती है सेल। बहुत सारे अरबों खरबों सेल मिलकर बना लेते हैं एक टिश्यू टिश्यू और बहुत सारे ऐसे टिश्यूज जो है अलग अलग तरह से मिलकर न जुड़कर, अलग अलग तरह के टिश्यूज मिलकर आपस में बना लेते हैं एक ऑर्गन, जैसा हार्ट, किडनी, लंग्स वगैरह। अब कई सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, ऑर्गन का पूरा सिस्टम। जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, तो बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना है। वैसे ही बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स को मिला के एक पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। ठीक है, समझ गए? आगे बोल रहे हैं कि अलग अलग तरह के शेप और साइज में पाए जाते हैं। और आपके सेल्स जो है, जैसे नर्व सेल्स है, नर्व सेल्स का काम क्या होता है? सिग्नल प्रोवाइड कराना आपके जो है दिमाग से जुड़े हुए होते हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक। ठीक है, तो तार जैसे होते हैं लंबे लंबे, इनका यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, क्योंकि सेल के अंदर भी अलग पार्ट होते हैं, उसका भी एक पार्ट होता है न्यूक्लियस, जो कि यहाँ पे पाया जाता है। उसका सेंटर को बोलते हैं सेल के न्यूक्लियस। तो यहाँ पे पाया जाता है। और ये देखिए तारे अलग अलग, जो कि अलग अलग इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को लेकर ट्रेवल कराता है। जो आप हाथ भी या उंगली भी हिला पा रहे हैं ना, या फिर मैं जो बात भी कर पा रहा हूँ, तो वो सिग्नल जो है ब्रेन से यही लेकर आया है मेरे दिमाग तक, मेरे जुबान तक और मेरी
गले तक कि इस तरह की आवाज निकालनी है, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में होना बहुत जरूरी है। नर्व सेल्स और मसल सेल्स तो आपको पता ही है, मसल होते हैं ऐसे लंबे लंबे होते हैं, है ना। मसल्स आपने देखो लंबे लंबे भी होते हैं, मांसपेशियां, तो उनके सेल्स भी ऐसे होते हैं लंबे लंबे से। और ये अमीबा, अमीबा जो है सेल एक तरह का एक बहुत ही छोटा बैक्टीरिया टाइप का एक चीज होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है एक चीज, है ना, उसको बोलते हैं अमीबा। और एक रेड ब्लड सेल से हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है सेल। तो सेल बहुत तरह के होते हैं बॉडी के अंदर भी, है ना, और हर तरफ जो पाए जाते हैं, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर कई सारे तरह के सेल्स होते हैं। हमारी बॉडी भी सैकड़ों तरह के अलग अलग तरह के सेल से बनी हुई है, जैसे नर्व सेल्स हो गया, मसल सेल्स हो गए, फैट सेल्स हो गए, और पता नहीं कितने तरह के सेल्स। अब बोल रहे हैं कि इनका साइज बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, एक माइक्रोमीटर जितना छोटा भी हो सकता है, मतलब एक मिलीमीटर का भी 1000वां हिस्सा। मिलीमीटर आप जानते हैं ना, एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं हर एक सेंटीमीटर में, और एक मिलीमीटर का भी 1000वां हिस्सा उतना छोटा होता है एक सेल, इतना छोटा भी तक हो सकता है। आगे बोल रहे हैं सेल के स्ट्रक्चर में तीन चीजें मायने रखती हैं। एक तो होता है सेल का मेम्ब्रेन, मतलब कि बाहर की खोल, ठीक है। प्लांट के अंदर जो है ना, प्लांट खोल के साथ साथ एक और खोल होती है, एक्स्ट्रा खोल, जिसको हम बोल देते हैं सेल वॉल। क्यों? क्योंकि प्लांट को थोड़ी ज्यादा सेफ्टी की जरूरत पड़ती है। आगे बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म होता है कि हर सेल के अंदर ना पानी, तरल पदार्थ होता है ना, जिसके अंदर बहुत सारे उसके ऑर्गन्स तैरते रहते हैं, ठीक है, जिनको हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। तो उसको हम बोल देते हैं साइटोप्लाज्म। और बीच का एक छोटा सा पार्ट होता है, एक छोटी सी बिंदी टाइप की छोटी सी चीज होती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का भी अपना एक बहुत जरूरी काम होता है। आगे बोल रहे हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो है मेंटेन करके रखता है शेप सेल का, वो बंद करके रखता है अंदर के सारे ऑर्गन्स को, और सेफ रखता है हमारे कंपोनेंट्स को। आगे बोल रहे हैं सेल वॉल। सेल वॉल आपको पता ही है, सेम चीज होती है जो प्लांट के अंदर एक एक्स्ट्रा से वॉल आउटर कवरिंग होती है, ताकि जो है ना ज्यादा मजबूती प्रोवाइड करा सके, ज्यादा स्ट्रक्चर को बरकरार रख सके उसके। आगे बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? अंदर का तरल, जैसे ये सेल है, सेल का तरल पदार्थ जो होता है उसके अंदर का पानी, उसके अंदर बहुत सारी चीजें तैरती रहती हैं, पूरा पानी जो होता है इसको बोल देते हैं साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज जो है, मतलब सेल के ऑर्गन्स, वो तैरते रहते हैं। आगे बोल रहे हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? एक ऑर्गेनेल होता है वो भी सेल का, जो कि साइटोप्लाज्म के बिल्कुल बीच में, आमतौर में सेल के बीचों बीच पाया जाता है न्यूक्लियस। ये रहा न्यूक्लियस छोटा सा, इसका भी अपना अपना काम होता है। इसके अंदर क्या होता है, पहले तो बता दूं, ये न्यूक्लियस है ना, इसको भी ऊपर एक खोल चढ़ी हुई होती है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। इसके एनवेलप की जरूरत पड़ती है ताकि वो बाहर के साइटोप्लाज्म से अंदर को बचा सके अपने आप को। फिर उसके बाद जो है इसके अंदर भी एक पानी होता है, तरल पदार्थ होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे ये होता है ना सेल का प्लाज्मा को साइटोप्लाज्म बोल देते हैं, वैसे न्यूक्लियस के प्लाज्मा को बोल देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये भी अंदर तैरता रहता है, फ्लूइड होता है एक तरह का। फिर उसके अंदर भी चीजें पाई जाती हैं अलग अलग तरह की, ठीक है। तो जैसे सेल के ऑर्गन्स को बोल दिया गया है सेल ऑर्गेनेलीज, वैसे न्यूक्लियस के अंदर भी ऑर्गन्स होते हैं कई सारे, न्यूक्लियस के, उनको बोलते थे न्यूक्लियोस, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कहा गया है इस चीज को, मतलब न्यूक्लियस के ऑर्गन्स। ये बना होता है आपका न्यूक्लियो प्रोटीन से, ठीक है। आपके न्यूक्लियस जो है सेल का, उसके अंदर आरएनए पाया जाता है, मतलब राइबोस न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, और क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है, और डीएनए भी पाया जाता है। समझ गए? डीएनए किस फॉर्म में पाया जाता है? क्रोमोसोम्स के फॉर्म में, ठीक है। डीएनए से बना होता है आपका क्रोमोसोम, है ना, और ये जो है इसको लपेट रखा होता है, मतलब इसको कवर कर रखा होता है प्रोटीन से अलग अलग तरह के। अब इसका काम क्या होता है क्रोमोसोम्स का या फिर डीएनए का, किसी भी सेल के अंदर काम होता है कि उसके अंदर जीन्स प्रोवाइड कराना, कि जो है अपने सारे जो है ना चीजों का हिसाब किताब रखना। मान लिया कि आप अपना कोई सी फैक्ट्री चला रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, तो उसका कहीं पे बही खाता तो रखेंगे, कोई वो तो रखेंगे उसका अकाउंट्स, कि कौन सी जगह पे कौन सी चीज आई, कौन सी चीज गई, क्या क्या हम खरीदते हैं, क्या क्या बेचते हैं, कौन कौन से लोग यहाँ पे काम करते हैं, कौन सी जगह पे हमारा वो एड्रेस है, और उसके ऊपर क्या क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ये सारी चीजें लिखने का, हिसाब किताब रखने का काम होता है इन जीन्स के अंदर। ये जो है ना अपने अंदर स्टोर कर रखता है कि सेल के अंदर हमारे क्या क्या फंक्शंस चल रहे हैं, और उस चीज को कैसे मेंटेन करके रखना है। ये सारी इंफॉर्मेशन रहती है इनके पास मैनेजमेंट की, कि मैनेज कैसे करा जाए, और इसी सारी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर देते हैं अगले सेल को भी कॉपी करके, ताकि वो भी अपने जो है सेल को बरकरार रख सके, चला सके, ठीक है। आगे बोल रहे हैं फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? दो मेन फंक्शंस होते हैं। कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है सेल के, वो कंट्रोल करता है बैठ के, हेडक्वार्टर एक तरह का, ये कंट्रोल करता है पूरे सेल के अलग अलग तरह के काम को। क्यों? क्योंकि इसी के पास इन्फॉर्मेशन कि भाई कौन कौन सा काम कहाँ कहाँ पे होना है, कैसे कैसे होना है। इट स्टोर्स हेरिडेटरी मटेरियल, मतलब डीएनए के अंदर जो है ना डायोक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं इसको, डीएनए को। इसके अंदर क्या चीज स्टोर करके रखता है वो? हेरिडेटरी मटेरियल,
मतलब हेरिडिटी मटेरियल बोलते हैं, वो सारा मटेरियल अपने पास स्टोर करके रखता है, वो सारी जानकारी अपने पास स्टोर करके रखता है न्यूक्लियस, जो कि वो आगे दूसरे सेल्स को देने वाला है। दूसरे सेल्स को देगा तो वो भी इसी सेल की तरह फलेंगे फूलेंगे और अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, आगे बोल रहे हैं व्हाट यू लर्न पे, व्हाट इज द बेसिक यूनिट इनसाइड विच ऑल नेसेसरी केमिकल एक्टिविटीज टेक्स प्लेस। तो जवाब है सेल। दूसरा है आपका these are the organisms that consist of only one cell, unicellular organism, these cells are round and disc shape। कौन से हैं राउंड और डिस्क से डिस्क शेप जो है, ऐसे सेल्स कौन से होते हैं, तो रेड ब्लड सेल्स होते हैं। आगे बोल रहे हैं it is a thin porous layer which provides protection to the internal content of the cell। अच्छा ये जो है ना ये रेड ब्लड सेल ही होते हैं, एक बार चेक कर लिएगा। ठीक है, बोल रहे हैं कि it is a thin porous layer which provides protection to the internal content of the cell। अब आप ये बताइए ढूंढ के कि सेल वॉल के बारे में बात कर रहे हैं या फिर सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। बोले इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, इट इज फॉर्म्ड ऑफ सेल्यूलोज, तो जवाब है सेल वॉल। आगे बोल रहे हैं सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, सेल के ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, एक ऐसा ऑर्गन होता है सेल का जिसके अंदर एटीपी की प्रोडक्शन होती है। एटीपी, एटीपी वो मॉलिक्यूल होता है जिसे तोड़कर हम जो है एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। कैसे होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ना ग्लूकोज आता है, ऑक्सीजन आता है, दोनों को मिक्स करके ना उसे तोड़ ताड़ के जो है बना लेते हैं हम एटीपी। एटीपी मॉलिक्यूल ऐसा होता है कि जिससे ना एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को। आगे होता है आपका साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है, ये भी जो है ना, ये होता है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास में रैप कर रखा होता है ये सारे ऑर्गन्स जो होते हैं, उन्होंने न्यूक्लियस के आसपास उसे रैप कर रखा होता है। इसका काम क्या होता है, अब देखिए इसके भी दो पार्ट होते हैं जो इसमें नहीं दे रखे। एक होता है सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ का काम होता है आपका प्रोटीन्स वगैरह को सिंथेसाइज करना, प्रोटीन भी बनाता है ये हमारे लिए। और इसका काम होता है आपका रफ, ये सॉफ्ट वाले का, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, के लिपिड्स बनाना। ठीक है, लिपिड्स की प्रोडक्शन करना। लिपिड्स क्या होते हैं, ऑयल्स वगैरह होते हैं, ये प्रोड्यूस करना बॉडी के लिए, ऑयल्स और अलग अलग तरह के वैक्स, फैट, ये सारी चीजें प्रोड्यूस करना। ठीक है, ये सब बनाते हैं ये। आगे जो है ये बोल रहे हैं कि ये ना, ये इरेगुलर शेप के दिख रहे हैं, तो ये ऐसे इरेगुलर नहीं है, इनके रास्ते डिफाइन हुए हैं। ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म सब कुछ तरल पदार्थ है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर ही जो है ना, किसी एक चीज के, एक जगह के ऑर्गेनेलिस के कोई सामान है, उस चीज को दूसरी जगह पे ले आना है, कैसे ले आएंगे, तो इन चैनल्स के जरिए ले आ सकते हैं आसानी से। सेल के अंदर ये जो होता है ना भूल भुलैया टाइप का, ये अपने हिसाब से सेल जो है जहां पे उसे पहुंचाना है उस जगह पे, उसे उस रास्ते पे गुजार के पहुंचा देगा अपनी जगह पे, जिस सामान को जहां ले आना है। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है, और बाकी मैंने बता दिया कि प्रोटीन और लिपिड्स की प्रोडक्शन करता है ये। आगे बोले गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या काम करता है। देखिए गोल्गी कॉम्प्लेक्स को ना गोल्गी apparatus भी कहा जाता है। इसका काम क्या होता है कि अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग चीजें बनी है ना, या अलग अलग सामान है जिसे ट्रांसफर करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। अब सोचिए डायरेक्ट केमिकल के फॉर्म में अगर ऐसे ट्रांसपोर्ट करेंगे तो घुल जाएगा। मान लीजिए कि आपको ऑयल ट्रांसपोर्ट करना है समुद्र की एक तरफ से दूसरी तरफ, तो डायरेक्ट ऐसे छोड़ थोड़ी देंगे आप पाइप में डाल के, उछाल थोड़ी देंगे पानी के, पानी में थोड़ी मिक्स कर देंगे उस चीज को। उसको आप पहले पैकिंग करेंगे ना किसी चीज के अंदर, किसी कंटेनर में डालेंगे, फिर ही तो ट्रांसपोर्ट करेंगे ना। तो वैसे ही पैकिंग करने का काम करता है उन सारे केमिकल्स को ये। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का काम है कि अलग अलग पार्ट्स में जो अलग अलग चीजें सिंथेसाइज हुई हैं या फिर पहले से बनी है, कहीं ना कहीं से आई है, जो हमने खाना खाया वहां से आया है, उसे सेल के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाना जो है ना, वो तो काम है आपका इसका, रास्ते के अंदर पहुंचाने का काम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। पर वो पैकिंग करना उस सामान को, कि उसके पैक कर दो, पैक करने के बाद उसे ट्रांसफर करो, तो इस पैकिंग करने का काम रहता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, तो इसका मेन काम क्या है, कैरिंग प्रोटीन एज एंजाइम्स टू वेरियस डेस्टिनेशंस। ठीक है, प्रोटीन को पैक करता है एज एन एंजाइम और उसे अलग अलग डेस्टिनेशन पे भेज देता है। या फिर इसे ना सेल का मेल रूम भी कहा जाता है, जैसे मेल, चिट्ठी घर। ठीक है, आगे बोल रहे हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, एक बैग्स होते हैं। देखिए सेल के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है, वो क्या होता है, उसके अंदर होते हैं कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, मतलब वो होता है आपका तेजाब वगैरह उसके अंदर भरा होता है। उसमें क्या होता है कि सेल का कोई ऐसा पार्ट है जो खराब हो गया, उस सेल के उस पार्ट को, खराब पार्ट को दोबारा से डेवलप कर लेगा सेल। अलग अलग तरीके हैं उसको डेवलप करने के, और उस खराब हुए पार्ट को डाल देगा उस बैग के अंदर और वहां पे उसे डिस्पोज कर देगा, खत्म कर देगा, खराब कर देगा। इसलिए इस चीज को जो है लाइसोसोम्स को कहा जाता है
रिसाइकलिंग ट्रक, रिसाइकल करना मतलब वेस्ट मटेरियल्स को लाके यहाँ पे घुला देना, फिर घुलाने के बाद उसके प्रोटीन्स जो भी उसका टूटा होगा उसका इस्तेमाल कर लेगा सेल। समझ गए? कई बार इन लाइसोसोम्स को हम सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनेलीज को सेल के लेकर वहां पर सुसाइड कराता है, उनको खत्म कर देता है। खत्म करने के बाद उसके जो सारे न्यूट्रिएंट्स को चूस लेता है और बाकी चीजों को बाहर फेंक देता है। ठीक है, वो जो भी खराब होगा सेल के वो सारे पार्ट्स को खाता है। ऐसा नहीं कि अच्छे खासे चीजों को खा जाएगा। ठीक है, ये एक तरह का डस्टबिन है उनका सेल का। आगे बोले राइबोसोम्स क्या होते हैं? देखिए राइबोसोम्स करते हैं आपका प्रोटीन सिंथेसाइज, प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं। और पता है राइबोसोम्स जो है अक्सर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी पाए जाते हैं बहुत सारे, इसलिए मैंने बता नहीं था कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। तो यही आगे बोल रहे हैं सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं। देखिए सेंट्रोसोम्स का बस काम तब होता है, जब ज्यादा काम तब पड़ता है जब टूटता है ना सेल दो हिस्सों में। जब सेल का दो हिस्सों में टूटना होता है, माइटोसिस होता है जब उसका, या फिर जब भी सेल जो है दूसरे सेल जनरेट होते हैं, तो क्या होता है कि ये सबसे पहले ये होता है डुप्लीकेट, एक से दो बन जाते हैं। ये सेंट्रोसोम्स दो बन जाते हैं। तो दोनों का काम क्या होता है, जब वो सेल टूटे ना तो उसके अलग अलग पार्ट्स को ऑर्गेनाइज करना, उस दूसरे सेल को ऑर्गेनाइज करना। और ये टूटना है ना, उसके अंदर में बहुत सारे जो है फाइबर्स निकलते हैं, वो फाइबर्स को ऑर्गेनाइज करके सेल के डिवीजन में हेल्प करता है। ये सारी चीजों को मैनेज करता है जब सेल डिवीजन होता है ना उस टाइम पे। आगे बोल रहे वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? ये आप समझ सकते हैं स्टोरेज सेंटर की तरह होते हैं। जैसे पीछे वो गोदाम तरह का गोदाम होता है ये सेल का, वहां पर जो है ना सारी चीजें अपनी जमा करके रखता है, न्यूट्रिशन की सारी चीजें। ठीक है, और प्लांट के सेल्स थोड़े ये बड़े होते हैं, प्लांट के वैक्यूल्स थोड़े बड़े साइज के होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्हें पानी भी साथ में स्टोर करके रखना अपने लिए। और वैक्यूल ये ना कभी कभी ये भी काम करता है कि शेप देने का काम करता है आपके सेल को। और जिस वैक्यूल्स के अंदर जो पानी भरा होता है उसको बोल देते हैं सेल सैप। ठीक है, इतना वैसा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लिया कि स्टोरेज जो होता है ये स्टोर रूम होता है किसी भी सेल का। इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह पानी वगैरह ये सब स्टोर करके रखती है बॉडी, बॉडी या फिर कहें तो सेल। आगे देखिए प्लास्टिड्स क्या होते हैं। प्लास्टिड्स पाए जाते हैं सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर। उनके कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनके अलग अलग काम होते हैं। ठीक है, जैसे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम है कलर देना लीव्स वगैरह को या अलग अलग पार्ट्स को प्लांट्स के। क्लोरोप्लास्ट नहीं, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का क्या काम है? नहीं नहीं, क्लोरोप्लास्ट जो है ना, क्लोरोप्लास्ट का काम कलर देना है, ग्रीन कलर। साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस भी कैरी आउट कराना है। वो सनलाइट को जो ट्रैप कर लेता है ना अपने अंदर, मतलब उस हीट को यूज कर लेता है अपने अंदर, तो उस काम के लिए इस्तेमाल होता है क्लोरोप्लास्ट का। फिर आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का काम होता है कलर देने का अलग अलग तरह से प्लांट्स को या फिर कहें तो पेड़ों को, किसी भी चीज को। आपने देखा कोई भी फल जो होता है ना, जब कच्चा होता है तो हरा हरा होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उस टाइम पे होता है क्लोरोप्लास्ट अच्छे अमाउंट में। जब वो धीरे धीरे वो पक जाता है तो उसके अंदर से क्लोरोप्लास्ट खत्म हो जाता है, बचता क्या है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट से फिर क्या अलग अलग तरह के कलर आते हैं उससे। जैसे मान लीजिए सेब है तो रेड कलर का बन जाएगा, जामुन है तो जामुनी कलर का बन जाएगा, अलग अलग तरह के बन जाएंगे। ठीक है, आगे बोल रहे हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम होता है? बस स्टोरेज का काम होता है, स्टोर करता है अपने अंदर। क्या स्टोर करता है? फैट वगैरह स्टोर करता है, स्टार्च वगैरह स्टोर करता है ना, अपना जो भी कार्बोहाइड्रेट है, जो जितना भी खाने पीने की चीजें हैं वो सारी स्टोर करता है ल्यूकोप्लास्ट के अंदर वो। जैसे पोटैटो, पोटैटो होता है ना, क्या होता है? स्टोरेज ही तो होता है पूरा का पूरा पोटैटो, खाने की स्टोरेज होती है उसके अंदर, पोटैटो के अंदर प्लांट की। और कभी कभी तो पता है क्या अलग ही चीज होती है कि ल्यूकोप्लास्ट जो है ना चेंज हो जाता है क्लोरोप्लास्ट में। तब तब जो इसके ऊपर लाइट वाइट धूप वूप पड़े ना, तब वो अपने आप को चेंज कर लेता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये भी चीज होती है, बड़ी अलग चीज है, अजीब सी चीज है ना। आगे बोल रहे हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है। बहुत जरूरी चीज है ये चीज समझना आपको। देखिए एनिमल सेल के अंदर एक सेल वॉल होता है, वो सेल वॉल नहीं होता, ठीक है, लैकिंग होती है। जबकि अंदर प्लांट सेल के अंदर एक रिजिड सेल वॉल होता है। क्यों? क्योंकि उसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है। आगे है क्लोरोप्लास्ट नहीं होते सेल के अंदर, जबकि प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं क्योंकि उन्हें सन की सनलाइट चाहिए। आगे है वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, इफ प्रेजेंट दे आर इन स्मॉलर इन साइज। वैक्यूल्स आर एब्सेंट, कई बार जो है वैक्यूल्स होते नहीं है एनिमल सेल्स के अंदर, और अगर वैक्यूल्स होते भी हैं तो बहुत छोटे साइज के होते हैं, जबकि वैक्यूल होते हैं अच्छे अमाउंट में बड़े साइज के प्लांट सेल्स के अंदर। आगे हैं सेंट्रोजोम्स। सेंट्रोजोम्स जो है एब्सेंट होते हैं, सेंट्रोजोम्स होते ही नहीं किसके अंदर? एनिमल सेल्स के अंदर, जबकि प्लांट सेल्स में होते हैं सेंट्रोजोम्स। ठीक है, वो होता है ना डिवाइड करते हैं अपने आप को, बताया था मैंने, तब काम आते हैं सेंट्रोजोम्स। आगे देखिए लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर एब्सेंट, जबकि यहाँ पे लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए लास्ट वाला जो है ना इन्होंने गलती से हेर फेर कर दी।
इसको इधर लाना था, इसको उधर लाना था, ठीक है। लाइसोसोम्स जो है अक्सर हमेशा ही जो है एनिमल सेल से पाए जाते हैं, और लाइसोसोम्स अक्सर नहीं पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर, पाए जाते हैं इसमें भी पर कभी कभार नहीं पाए जाते, तो इसको ऑपोजिट कर लिएगा, चेंज कर लिएगा नीचे वाले को, इंटरचेंज, ठीक है। आगे बोल रहे हैं फीचर्स शेयर्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, दोनों के अंदर क्या बेसिक बातें हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में सेम रहता है, मतलब सेल का जो वो होता है मेम्ब्रेन, वो दोनों में सेम रहता है। न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में होता है, गोल्गी एपरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स दोनों में होता है, और लाइसोसोम्स भी दोनों में होता है, राइबोसोम्स भी दोनों में होते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स पता है आपको किस किस के काम आते हैं, प्रोटीन बनाने के काम आते हैं। आगे बोले प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल। देखिए यूकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस हो, जैसे ह्यूमन बॉडी, जैसे प्लांट्स, लगभग हर चीज दुनिया के अंदर सब में यूकैरियोटिक सेल्स ही होते हैं, पर कुछ इक्का दुक्का चीजें हैं दुनिया के अंदर जो कि होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने हुए, मतलब कि उस सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस होगा ही नहीं। अब न्यूक्लियस होगा नहीं तो कैसा सिंपल सा सेल होने वाला है वो, उसके अंदर कोई ज्यादा काम वाम नहीं हो सकता है ना, कोई कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं कर सकता। सोचिए कोई ऐसा इंसान है जो बिना किसी खाते के, बिना किसी पेपर पेन के काम कर रहा है ना, बिना किसी रिकॉर्ड रखे मेंटेन करे, तो काम कर पाएगा अच्छे से, बड़ा काम नहीं कर सकता कुछ वो। जबकि कोई अगर अच्छे से डॉक्यूमेंट कर कर धीरे धीरे प्लानिंग करके और जो है कामों को डेलीगेट करके और अलग अलग तरह के एसोसिएशन से काम करे तो बहुत आगे बढ़ सकता है। तो वैसे ही यूकैरियोटिक सेल बहुत ज्यादा एडवांस होते हैं, प्रोकैरियोटिक बहुत ही सिंपल सेल्स होते हैं, ज्यादा चीजें नहीं कर सकते वो, ठीक है। आगे बोल रहे हैं अब वैसे देखिए एल्गा है, कुछ एल्गा जो है ना उसके अंदर कुछ तरह के एल्गास होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा में पाया जाता है इस तरह का सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं होता ठीक से, अच्छा कुछ। आगे बोल रहे हैं एमसीक्यूज में पहला है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट आर सिंगल सेल्ड, इस पे टिक लगा लीजिए। आगे है मैनी सेल्स कंबाइंड टू फॉर्म टिश्यू। आगे है अमीबा एंड बैक्टीरिया हैव ओनली वन सेल। आगे है 4 में द आउटर कवरिंग ऑफ सेल एनक्लोजिंग जेली लाइक साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। आगे आपका द स्मॉल स्फेरिकल बॉडी इनसाइड न्यूक्लियस इज न्यूक्लियोलस। क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर भी एक जो है ना, पहले तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस किस चीज का बना हुआ है, उसके बाहर की लेयर है कुछ है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर उसके अंदर जो है भरा होगा न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे साइटोप्लाज्म नहीं होता सेल का प्लाज्मा, वैसे न्यूक्लियोप्लाज्म, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर भी एक छोटी सी बिंदी टाइप की चीज होती है, बहुत ही मतलब बहुत ही छोटे साइज की, टाइनी सी स्फेरिकल शेप की बॉडी, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। मतलब समझिए न्यूक्लियस का भी न्यूक्लियस है। आगे बोल रहे हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड दी सेल मेल रूम। सेल का मेल रूम क्या किसको बोलते हैं, गोल्गी बॉडीज को, या फिर गोल्गी एपरेटस को, या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स को, जो भी कहना चाहें आप इसको, तो गोल्गी बॉडीज को मेल बॉक्स कहते हैं। ये तो पैकिंग पैकिंग करके भेजते हैं ना चीजों को एक तरफ से दूसरी तरफ। व्हाट इज द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लास्टिड्स कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है। आगे है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोट, ह्यूमन, बैक्टीरिया या फिर फंगस। तो जवाब है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कुछ पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, फर्स्ट है आपका डैश इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो जवाब है सेल। दूसरा है सेवरल टिश्यूज कंबाइंड टू फॉर्म एन ऑर्गन। फिर उसके बाद है द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी टाइनी ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। द डैश डैश एंड डैश आर पार्ट्स ऑफ सेल। तो यहाँ पे लिख दिए द सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर पार्ट्स ऑफ सेल। आगे फिफ्थ में देखिए डैश इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, मतलब न्यूक्लियस। सिक्स आपका इन अ प्लांट सेल क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनेल इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है आपको क्लोरोफिल। आगे आपका द डैश आर द लाइक स्टोरेज सेंटर्स ऑफ द सेल, तो वैक्यूल्स, वैक्यूल्स होते हैं स्टोरेज सेंटर। आगे देखिए ट्रू फॉल्स में ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, फॉल्स नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं बने होते सेल के आपके, ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी आर आइडेंटिकल, फॉल्स नहीं होता ऐसा। सेल्स आर इनविजिबल टू नेकेड आई, नेकेड ह्यूमन आईज, तो ट्रू कि खुली आंखों से हम खाली नहीं देख सकते सेल, उसके लिए हमें चाहिए माइक्रोस्कोप। Objects appear magnified through microscope, तो true. Cells were discovered by Robert Hooke in 1665, true. Chromoplasts are found in the green parts of the plant, कि क्रोमोप्लास्ट जो है ग्रीन पार्ट से पाया जाता है प्लांट के।
तो फॉल्स होगा, क्यों? क्योंकि क्या पाया जाता है वहां पे आपका क्लोरो वहां ग्रीन पार्ट में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ना कि क्रोमोप्लास्ट। क्रोम का पार्ट तो अलग ही होता है, क्रोमोप्लास्ट जो है ना उसके अंदर अलग अलग तरह के कलर्स होते हैं। आगे देखिए, राइबोसोम्स हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, कि राइबोसोम्स जो है प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं। ट्रू, सही बात है। आगे आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में डिफाइन अ सेल, सेल को डिफाइन करिए। लिख दिए सेल का यहाँ पे डेफिनेशन, हो गया। अब देखिए सेकंड है आपका, व्हाट आर यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे आप लिख दिएगा, यहाँ से दीज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लिख के, दीज आर दी ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबिया, पेरिमीशियम, बैक्टीरिया, मलेरिया एक्सेट्रा। बस ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दिए। और उसके बाद मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लिख दिएगा, मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स। यहाँ से स्टार्ट करिएगा, दीज आर दी ऑर्गेनिजम्स से लेके और यहाँ तक लास्ट तक, बस इतना एक लाइन इसका हो गया आपका। आगे बोले थर्ड में, नेम द डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन बताइए। अब देखिए यहां से आप लिखना शुरू किया, लार्ज मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म से लेके यहां तक एंड तक, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम तक। फिर उसके बाद ये भी बना दिएगा, सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म। कि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन चलती है। सबसे छोटे लेवल पे होता है सेल, फिर बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाता है, बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन, फिर बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, ठीक है। अब बोले फोर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ पे लिखा है सेल मेम्ब्रेन, इतना लिख लिए, हो गया आपका आंसर। फिर फिफ्थ में है, व्हाट आर क्लोरोप्लास्ट्स। यहाँ पे देखिए लिखा है क्लोरोप्लास्ट, इतना लिख लीजिए। सिक्स बोले, व्हाट आर द कॉमन फीचर्स इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। ये रहे देखिए 4 पॉइंट से 4 पॉइंट्स लिख लिए कॉमन फीचर्स। अब बोले, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स, क्या क्या फर्क होता है दोनों में, बस इतना लिख दिया, ठीक है। सेल्स विद वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और सेल्स विद नो न्यूक्लियस, इतना 2 पॉइंट्स लिख दिया। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का हो गया आंसर। बोले, नेम द 3 बायोलॉजिस्ट हु इवॉल्व्ड द थ्योरी ऑफ सेल। थ्योरी ऑफ सेल कौन कौन से 3 बायोलॉजिस्ट ने दी थी। देखिए यहाँ पे तीनों साइंटिस्ट के नाम है, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, तीनों लिख लीजिए। फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, पहला आपका, हाउ आर प्लांट सेल्स डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स। ये चार्ट था ना, ये जो लिस्ट है, बस इतना उतार लिए, हो गया, दोनों में डिफरेंस आ गया, ठीक है। अच्छा लास्ट वाला याद रखिएगा, इसे चेंज करना है, इंटरचेंज करना है, ये गलत लिखा हुआ है लास्ट वाला, इस वाले को इधर लाना है, इस वाले को इधर लाना है। बोले, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ टिपिकल सेल एंड लेबल एटलीस्ट 5 पार्ट्स इन इट, कि एक जो है सेल का डायग्राम बनाएंगे और उसके कम से कम 5 पार्ट्स लिख दीजिए आप। आप चाहे तो बुक से भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पे देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, यहाँ से देखकर आप लिख सकते हैं। ये देखिए न्यूक्लियस बीच में, राइबोसोम्स छोटे छोटे, इसका काम क्या होता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। फिर लाइसोसोम्स, इसका काम क्या होता है, ये एक तरह का बैग होता है जिसके अंदर कोई भी चीज आप डालिए वो चीज पिघल जाएगी, मतलब कि क्या होता है, ये रिसाइकलिंग फैक्ट्री होती है उसकी, ठीक है। कोई भी चीज खराब हो गई ऑर्गन, इसमें लाकर उसे खराब कर दो, उसे सुसाइड बैग्स ही बोलते हैं कई बार। आगे देखिए, न्यूक्लियर का एनवेलप, बाहर का हिस्सा, ठीक है, न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन है ना, फिर उसके अंदर न्यूक्लियस छोटा सा, ठीक है, फिर इसके बीच में क्या था, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, बीच में न्यूक्लियस है। और ये देखिए साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म सेल का प्लाज्मा जो है। और क्या है, गोल्गी एपरेटस, ये रहा गोल्गी एपरेटस, का काम क्या होता है, पैकेज करके चीजों को भेजना इधर से उधर। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, एटीपी मॉलिक्यूल बनाना, जो कि पावर प्रोवाइड कराता है, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को, इसलिए इसे पावर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ये रहा सेल का मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये रहा आपका, देखिए ये लेयर टाइप की चीज दिख रही है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका काम होता है चीजों को एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफर करना, ठीक है। और साथ ही साथ इसके अंदर राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। तो ये किस चीज की प्रोडक्शन करता है, प्रोटीन की प्रोडक्शन करता है, और साथ ही साथ जो है लिपिड्स की भी प्रोडक्शन करता है, ठीक है। ये सारे पार्ट्स हैं, आप कोई भी 5 लिख लिए इसके अंदर आपकी मर्जी से। फिर बोल रहे हैं थर्ड में आपका, व्हाट आर प्लास्टिड्स, एक्सप्लेन इट्स वेरियस फंक्शंस। देखिए ये रहा प्लास्टिड्स, यहां से लेके यहां तक पूरा उतार दिए तीनों के तीनों, ठीक है, हो गया आपका प्लास्टिड्स। अब देखिए हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है, पहला बोल रहे हैं कि सेल वॉल की जरूरत जो है क्यों पड़ती है प्लांट्स को, जबकि एनिमल्स को नहीं पड़ती। ये इसका जवाब आप खुद से सोच लिए क्या होना चाहिए, मतलब नेट पे सर्च कर लिए। आगे, क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड हेरिडाइटरी व्हीकल्स, वाई, क्योंकि क्रोमोसोम्स के अंदर उस तरह की चीजें सेव रहती हैं कि किस तरह का वो जो है ना, उसका जो ऑफस्प्रिंग, मतलब नेक्स्ट सेल जो है किस तरह का बनने वाला है, इस सब की जानकारी होती है उसके अंदर, ठीक है। मतलब वो स्टोर करके रखता है क्रोमोसोम हर तरह की जानकारी, कि सेल किस तरह से बनाना है,
ठीक है। अब चलिए यहीं पे कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर। ये सारी चीजें कंप्लीट कर दी, आपका होमवर्क है और करने के बाद मुझे सेंड कर दीजिए।